नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो ईरान और इजराइल की जंग अब उस मुकाम पर पहुंच गई है कि अगर ये रुकी नहीं तो दोनों में से किसी ना किसी एक देश का अंत तय है। इजराइल की मिसाइलें तेहरान को दहला रही हैं, तो ईरान की मिसाइलें तेल अवीव को मिटाने में लगी। लेकिन ईरान के लिए सबसे चिंता की खबर यह है कि इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर पर अपना अगला टारगेट सेट कर लिया है। अब इजराइल की मिसाइलें सुप्रीम लीडर को तलाश रही हैं। दरअसल इजराइल ईरान से इस्लामिक क्रांति के हर निशान को मिटा देना चाहता है, और इस इस्लामिक क्रांति की सबसे बड़ी निशानी है ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी। आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि 1979 की इस्लामिक क्रांति ने कैसे सेक्युलर ईरान को बना दिया एक इस्लामिक मुल्क। और इस इस्लामिक क्रांति का सच जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अरब देशों के इतिहास का टर्निंग पॉइंट इसे माना जाता है। साथ ही हम आज आपको बताएंगे कि ईरान की इस इस्लामिक क्रांति के सबसे बड़े नायक अयातुल्लाह खुमैनी का भारत के उत्तर प्रदेश से क्या था कनेक्शन। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो इजराइल ईरान संघर्ष की वजह से पूरी दुनिया की निगाहें पश्चिम एशिया पर टिकी हैं। दोनों देशों के बीच ताजा संघर्ष आज 5वें दिन भी जारी रहा। तेहरान और तेल अवीव दोनों ही जगहों पर घातक हमले हुए। ईरान जहां इजराइल के अलग अलग शहरों में मिसाइलों की लगातार बौछार कर रहा है, वहीं इजरायली सेना भी ईरान के सैन्य और सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर सटीक प्रहार कर रही है। खबरों के मुताबिक ईरान ने आज तेल अवीव में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर हवाई हमला किया। साथ ही इजरायली सेना की खुफिया एजेंसी अमान बिल्डिंग को भी निशाना बनाया गया है। वहीं इजराइल ने सोमवार को रात तेहरान में ईरान के सरकारी न्यूज़ चैनल IRIB के ऑफिस पर भी बमबारी की, जिसके बाद स्टूडियो से एंकर भागती हुई दिखाई दी। और यह तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जो हम आपको आगे दिखाएंगे। और इजरायली सेना के मुताबिक उसने तेहरान पर किए गए हवाई हमले में IRGC के सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रमुख मेजर जनरल अली शादमानी को मार गिराया है। शादमानी ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी के बेहद करीबी माने जाते हैं, और सिर्फ 4 दिन पहले ही उन्होंने ये पद संभाला था। उन्हें इजरायली हमले में और शुक्रवार को उनकी मौत हो गई, और मेजर जनरल गुलाम अली राशिद की जगह उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी, जो शुक्रवार को इजरायली हमले में मारे गए थे। आप भी सुनिए इस हमले में इजरायली सेना के प्रवक्ता ने क्या कहा। הלילה, בעקבות מודיעין מדויק שהתקבל באגף המודיעין, חיסלנו את עלי שדמני, רמטכ"ל המלחמה, המפקד הצבאי הבכיר ביותר של המשטר האיראני. הוא חוסל במפקדה של המשטר האיראני בלב טהרן. שדמני שימש כרמטכ"ל הכוחות המזוינים של המשטר האיראני, והאיש המקורב ביותר למנהיג איראן עלי חמינאי. הוא מונה להחליף את עלם עלי רשיד, הרמטכ"ל הקודם, שגם אותו סיכלנו במכת הפתיחה של המבצע. שדמני הספיק למלא את התפקיד רק 4 ימים. גם אותו חיסלנו. तो इस बीच इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसका तेहरान के आकाश पर पूरी तरह से नियंत्रण है। इजरायल ने यह भी संकेत दिया कि उसका हमला अब केवल सैन्य या परमाणु ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगा। वहीं पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के चलते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा में चल रही G7 शिखर सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर वापस अमेरिका रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि वो सीज फायर के लिए वॉशिंगटन नहीं लौट रहे हैं, बल्कि बात उससे भी कहीं बड़ी है। इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि ईरान को परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने चाहिए और ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता है। साथ ही उन्होंने ईरान के लोगों को तुरंत तेहरान खाली करने की चेतावनी भी दी थी। अमेरिका पहुंचने पर एयरफोर्स 1 पर ही पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। To go too deep into it, they just can't have a nuclear weapon. What specifically is better than a ceasefire? What are you looking for here? And then a
real end, not a ceasefire, an end. So something that will be permanent. Yeah, or giving up entirely. Why did you tell people to evacuate Tehran? You know, you posted evacuate. Yeah, I think it's safer. Are you going to... There's a lot of bad things happening there. No, I think it's safer for them to evacuate. तो सुना आपने, राष्ट्रपति ट्रंप ने जब तेहरान खाली करने की उन्होंने चेतावनी दी थी, उसके बारे में पत्रकारों ने जब उनसे पूछा तो ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि तेहरान के लोगों के लिए वहां से निकल जाना ही सुरक्षित होगा। उधर ट्रंप की इस वार्निंग के पहले ही ईरान की राजधानी तेहरान में लोगों ने शहर छोड़ना शुरू कर दिया है। तेहरान के लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक शहर का जो पुराना ग्रैंड मार्केट है वो बंद हो गया और तेहरान का डाउनटाउन इलाका भी खाली हो चुका है। तेहरान में गैस स्टेशन पर भी लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं और तेहरान से बाहर जाने वाली सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान से भागने की कोशिश में कई लोग अब सड़कों पर फंस गए हैं, जाम में फंस गए हैं। न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस के मुताबिक ईरानी हवाई क्षेत्र बंद होने और टैक्सी नहीं मिलने के कारण लोग सीमा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और सोशल मीडिया पर शेयर की गई फुटेज में तेहरान से पश्चिम की तरफ जाने वाली करज चालुस सड़क पर भारी ट्रैफिक देखा गया है। हालांकि ईरान की सरकार बार बार ये कह रही है कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन इसका कोई असर सड़कों पर नहीं दिख रहा है। सड़कों पर लोगों की भीड़ है, वाहनों की भीड़ है और लोग तेहरान छोड़ना चाहते हैं। लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में हैं, लेकिन रास्ते बंद हैं और विकल्प सीमित हैं। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने भी तेहरान के निवासियों से अपने आप को खतरे में नहीं डालने की अपील की है। אני קורא לתושבי טהרן להתפנות מאותם מקומות בהתאם להנחיות דובר צה"ל בפרסית לשם הגנתם. תושבי טהרן, אל תסכנו את עצמכם ואל תהיו בני ערובה בידי הדיקטטור שמשתמש בכם לצורך הישרדותו. तो सुना आपने, इजरायली रक्षा मंत्री तेहरान के लोगों को किसी तानाशाह का बंधक नहीं बनने को लेकर भी आगाह कर रहे हैं। दरअसल इजराइल के लिए वो तानाशाह कोई और नहीं बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई हैं। इसके अलावा इजराइल के रक्षा मंत्री ने खामेनेई को चेतावनी भी दी है कि उनका हश्र भी इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन की तरह हो सकता है। אני מזהיר את הדיקטטור האיראני מהמשך ביצוע פשעי מלחמה וירי טילים לעבר אזרחי ישראל. כדאי שיזכור מה עלה בגורלו של הדיקטטור במדינה השכנה לאיראן שהלך בדרך הזאת נגד מדינת ישראל. אנחנו נמשיך גם היום לפעול נגד יעדי משטר ויעדים צבאיים בטהרן, כפי שעשינו אתמול מול רשות שידורי התעמולה וההסתה. तो क्या इजराइल ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को निशाना बनाने की योजना पर काम कर रहा है? कम से कम इजरायली नेताओं के बयान तो साफ तौर पर इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। यही वजह है कि इजरायली हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को तेहरान के उत्तर पूर्वी इलाके में मौजूद सबसे सुरक्षित ठिकाने पर ले जाया गया है। वे इस समय परिवार के साथ लाबिजान में सुरक्षित जगह पर हैं। इसके पहले भी अप्रैल और अक्टूबर 2024 में जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया था तो खामेनेई ने इसी तरह बंकर में शरण ली थी। इस बीच इजराइल के पीएम नेतान्याहू ने अमेरिकी ब्रॉडकास्टर एबीसी न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को निशाना बनाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इंटरव्यू के दौरान जब नेतान्याहू से यह पूछा गया कि क्या वो खामेनेई को निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं, तो नेतान्याहू ने कहा कि हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। इस दौरान एंकर ने नेतान्याहू से उन खबरों का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की इजरायली योजना को खारिज कर दिया है क्योंकि इससे संघर्ष बढ़ जाएगा। इस पर नेतान्याहू ने कहा कि खामेनेई को निशाना बनाने से संघर्ष बढ़ेगा नहीं बल्कि इससे संघर्ष खत्म हो जाएगा। इससे पहले जिस दिन दोनों देशों के बीच ताज़ा संघर्ष की शुरुआत हुई थी उस दिन भी इजरायली प्रधानमंत्री नेतान्याहू ने कहा था कि उनकी लड़ाई उस तानाशाही शासन के खिलाफ है जिसने ईरानी जनता को पिछले 46 सालों से दबा कर रखा हुआ है। तो पहले आप भी सुनिए 13 जून को बेंजामिन नेतान्याहू ने क्या कहा था और फिर हम आपको बताएंगे क्या है इजराइल की योजना
और ईरान में सुप्रीम लीडर पद की शुरुआत की पूरी कहानी। I have a message for them. Our fight is not with you. Our fight is with the brutal dictatorship that has oppressed you for 46 years. I believe that the day of your liberation is near. And when that happens, the great friendship between our two ancient peoples will flourish once again. तो इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को निशाना बनाने से इजराइल और ईरान के बीच चल रही जो लड़ाई है वो और बढ़ेगी नहीं बल्कि यह खत्म हो जाएगी। नेतन्याहू के इस बयान के बाद यह माना जा रहा है कि इजराइल का उद्देश्य ईरान में सत्ता परिवर्तन करना है, लेकिन खामेनेई को रास्ते से हटाए बिना यह संभव नहीं है। तो क्या सही में इजराइल खामेनेई को रास्ते से हटा पाएगा? आइए इसका पूरा सच जानने की कोशिश करते हैं। अभी 2 दिन पहले इजरायली मीडिया में यह दावा किया गया था कि खामेनेई इजराइल की पहुंच से बाहर नहीं है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ईरानी सेना के कई शीर्ष कमांडरों की पहले ही मौत हो चुकी है, जिससे खामेनेई की सुरक्षा कमजोर हो चुकी है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि खामेनेई को रास्ते से हटाने के अलावा ईरान में वर्तमान सत्ता के खिलाफ बगावत करवाने का भी प्लान है। वैसे इस बात में कोई शक नहीं है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से अपने दुश्मनों के हर गुप्त ठिकाने पर सीधी नजर रखती है। इजराइल ने पिछले साल 31 जुलाई को ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के बड़े नेता इस्माइल हानिया को मौत की नींद सुला दिया था, जबकि हालिया हमले में उसने ईरान के टॉप 20 कमांडरों और 9 बड़े परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया था। हैरानी की बात है कि इसके बाद भी ईरान के सैन्य कमांडर अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं और आज इजराइल ने एक बड़े कमांडर अली शादमानी को मार दिया है। ईरान ने शादमानी को युद्ध के समय सेना का प्रमुख बनाया था। शादमानी को सुप्रीम लीडर खामेनेई का बेहद करीबी सैन्य अधिकारी माना जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि इजराइल अपनी इच्छा से ईरान में अपने सारे टारगेट खत्म कर रहा है। यही वजह है कि ऐसी खबरें हैं कि सुप्रीम लीडर खामेनेई इजरायली हमले के बाद किसी गुप्त ठिकाने में छुपे हुए हैं। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई हर समय सुरक्षा के घेरे में रहते हैं। यहां तक कि जब से अली खामेनेई ने सत्ता संभाली है तब से वो ईरान के बाहर भी नहीं गए हैं। जब वो राष्ट्रपति थे तब 1989 में वो एक बार उत्तर कोरिया गए थे, जो उनकी आखिरी विदेश यात्रा थी। यानी पिछले 36 साल से वो विदेश ही नहीं गए। लेकिन सारी दुनिया के सामने इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या हो जाती है तो ईरान का क्या होगा? क्या ईरान पूरी तरह से घुटनों पर आ जाएगा या फिर खामेनेई के बाद उनकी जगह लेने वाला कोई दूसरा सुप्रीम लीडर इजराइल के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाएगा? हाल की घटनाएं गवाह हैं कि जब भी ईरान में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की अकाल मौत हुई है या उसकी हत्या हुई है तो तत्काल उसके बदले किसी दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति कर दी जाती है। ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मई 2024 में हवाई दुर्घटना में मौत के बाद ईरान ने आसानी से चुनाव कराकर पेजेशिकियान को नया राष्ट्रपति चुन लिया था। हाल ही के हमले में मारे गए टॉप 20 कमांडर की जगह पर कुछ ही घंटों में नए कमांडर चुन लिए गए। लेकिन सुप्रीम लीडर के मामले में यह इतना आसान नजर नहीं आता, क्योंकि खामेनेई की जगह लेने वाले ज्यादातर काबिल उम्मीदवारों की पहले ही हत्या हो चुकी है। ईरान में इस समय खामेनेई के स्तर का नाम नजर नहीं आता है जो इस सुप्रीम लीडर की जगह ले सके। सवाल यह भी उठ रहा है, क्या उनकी मौत के बाद ईरान की विचारधारा में कोई अंतर देखने को मिलेगा? जानकारों का मानना है कि जब तक जंग के हालात हैं तब तक ईरान की सत्ता हार्डलाइनर्स के हाथों में ही रहेगी। तो ईरान आज एक इस्लामिक देश है और यह शरिया के कानून से चलता है और शिया धार्मिक नेता अली खामेनेई इसके सुप्रीम लीडर है। लेकिन ईरान हमेशा से ऐसा नहीं था। 1979 तक यहां शाह राजा पहलवी की हुकूमत थी। ईरान के राजा उस समय अमेरिका के बेहद करीबी माने जाते थे। इजराइल के साथ भी उनके बहुत दोस्ताना संबंध थे। वो ईरान को एक आधुनिक राष्ट्र, मॉडर्न कंट्री बनाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने कई कदम भी उठाए। लेकिन इससे ईरान के ज्यादातर धार्मिक नेता चिढ़ गए और उन्हें अमेरिका का पिट्ठू कहने लगे। लेकिन 1979 तक आते आते ईरान की जनता के बीच शाह पहलवी की लोकप्रियता तेजी से कम होने लगी, क्योंकि सत्ता में भाई भतीजावाद था और उस समय ईरान में अमीरी और गरीबी के बीच खाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। ऊपर से शाह पहलवी के शाही तौर तरीके ने लोगों की नाराजगी में
आग में घी का काम किया। उस दौर में जो भी शाह पहलवी के खिलाफ आवाज उठाता उसका दमन कर दिया जाता, और इन्हीं में से एक थे अयातुल्लाह खुमैनी, जो ईरान के उस समय के सबसे बड़े धार्मिक नेता थे। जब उन्होंने ईरान के शाह का विरोध किया तो उन्हें निर्वासित कर दिया गया और वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में रहने लगे। 1979 तक आते आते पूरे ईरान में बड़े पैमाने पर शाह पहलवी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। ये तस्वीरें उसी समय की हैं और आम हड़तालों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि देश भर में अस्थिरता की स्थिति पैदा हो गई और पूरा ईरान एक तरह से ठप हो गया। जनवरी 1979 में ईरान में खुमैनी के समर्थकों ने शाह की प्रतिमाओं को नेस्तनाबूद कर दिया और आखिरकार 16 जनवरी 1979 को शाह पहलवी और उनकी पत्नी और उनके बच्चे हमेशा हमेशा के लिए ईरान छोड़कर चले गए और इस तरह से ईरान में राजशाही का अंत हो गया। तो ईरान के राजा तो ईरान छोड़कर भाग गए, लेकिन तेहरान की गद्दी पर अब कौन बैठेगा इसका फैसला अभी उस समय बाकी था। और शाह पहलवी के देश छोड़ने के बाद 1979 के जनवरी महीने के बीच में ये पूरी बागडोर प्रधानमंत्री शापोर बख्तियार के हाथों में आ गई। लेकिन इसी बीच 1 फरवरी 1979 को ईरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता अयातुल्लाह खुमैनी पेरिस से तेहरान आ गए और जब वो तेहरान एयरपोर्ट पर पहुंचे तो जो नज़ारा था उसे आज भी दुनिया भूल नहीं पाई। करीब 60 से 70 लाख लोग अयातुल्लाह खुमैनी को वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे और उस दिन तेहरान की सड़कों पर हर तरफ इंसान ही इंसान नजर आ रहे थे। अयातुल्लाह खुमैनी का काफिला जैसे इंसानी समुंदर की भीड़ में कहीं खो सा गया था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा नाटकीय था। आने वाले दिनों में खुमैनी के समर्थकों और ईरान की सरकार के बीच गलियों और सड़कों पर मुठभेड़ें एक आम बात हो गई। प्रधानमंत्री बख्तियार ईरान में लोकतांत्रिक तरीके से नए चुनाव करवाना चाहते थे, लेकिन अयातुल्लाह खुमैनी के समर्थक इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। इसी बीच 11 फरवरी को अयातुल्लाह खुमैनी के समर्थकों ने तेहरान के मुख्य स्टेशन पर रेडियो स्टेशन पर धावा बोल दिया और प्रधानमंत्री बख्तियार ने इस्तीफा दे दिया। इसके 2 महीने बाद अयातुल्लाह खुमैनी ने राष्ट्रीय रायशुमारी में भारी कामयाबी हासिल की और एक बार हाथ में सत्ता आते ही उन्होंने ईरान को एक इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया और इसके अलावा उन्होंने खुद को आजीवन लाइफ टाइम ईरान का राजनीतिक और धार्मिक नेता नियुक्त कर दिया। आइए अब आपको सुनाते हैं अयातुल्लाह खुमैनी की वो ऐतिहासिक स्पीच जो उन्होंने ईरान वापस लौटने पर 1 फरवरी 1979 को तेहरान में दी थी। دولت اون آدم، مجلس اون آدم، تمام اینها غیر قانونی است و اگر ادامه به این بدن اینها مجرمند و باید محاکمه بشن و ما اونها را محاکمه میکنیم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد. तो अयातुल्लाह खुमैनी ने सत्ता संभालते ही मार्च 1979 में जनमत संग्रह करवाया, जिसमें ईरान के 98% से ज्यादा लोगों ने ईरान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के पक्ष में वोट दिया। इसके बाद ईरान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हो गया। इसके बाद ईरान में सब कुछ बदल गया। 1979 के पहले ईरान में हर तरह की आज़ादी थी, ठीक उतनी ही जितनी पश्चिमी देशों में होती है। महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आज़ादी थी, वो पुरुषों के साथ घूम सकती थी, लेकिन इस्लामिक क्रांति ने ईरान को पूरी तरह से बदल दिया। आप देख सकते हैं कि जिस समय टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही हैं ये 1979 के पहले की हैं, यानी इस्लामिक क्रांति के पहले की। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में महिलाएं कितनी आज़ादी से फैशन का पालन करते हुए बाज़ारों में घूम रही हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रही हैं, दफ्तरों में काम कर रही हैं। उस समय ईरान को इस्लामी देशों के बीच सबसे आधुनिक माना जाता था और ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं इस बात की। और ईरान का माहौल पेरिस या लंदन जैसे शहरों से किसी भी मायने में कम नहीं था। कहते हैं कि पेरिस में जो नया फैशन रात में आता था वो अगले दिन सुबह ईरान की सड़कों पर दिखने लगता था। लेकिन खुमैनी के हाथ में सत्ता आते ही नए संविधान पर काम शुरू हो गया और नया संविधान इस्लाम और शरिया पर आधारित था। विपक्ष ने इसका विरोध किया, लेकिन खुमैनी ने साफ किया कि नई सरकार को 100% इस्लाम पर आधारित कानून के तहत काम करना चाहिए। लाख विरोध के बाद
1979 के आखिर में नए संविधान को अपना लिया गया और नए संविधान के बाद ईरान में शरिया कानून लागू हो गया। कई सारी पाबंदियां लगा दी गई, महिलाओं की आज़ादी छीन ली गई। अब उन्हें हिजाब और बुर्का पहनना ज़रूरी था। यहाँ तक कि 1995 में बनाए गए कानून के मुताबिक अफसरों को, जो ईरानी अफसर हैं, उनको 60 साल तक की औरतों को बिना हिजाब के निकलने पर जेल में डालने का अधिकार मिला हुआ है। इतना ही नहीं, ईरान में हिजाब ना पहनने पर 74 कोड़े मारने से लेकर 16 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। आपको याद होगा कि 2022 में ईरान के अंदर एक विद्रोह ने जन्म लिया था। इस विद्रोह को दुनिया वुमेन लाइफ फ्रीडम के नाम से जानती है। यह विद्रोह तब भड़का था जब हिजाब का विरोध करने वाली 22 वर्षीय महिला महसा अमीनी को पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद ईरान की महिलाओं ने इस्लामिक ड्रेस कोड के खिलाफ आवाज़ उठाने का फैसला किया था। तो ये तस्वीरें 1979 की हमने आपको दिखाई, लेकिन आज का ईरान बदल चुका है। और आइए अब एक बार फिर बात करते हैं उन्हीं आयतुल्लाह खुमैनी की, जिन्होंने ईरान को 1979 में एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में बदल दिया था और वो आज भी ईरान के सबसे बड़े नेता माना जाते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन्हीं आयतुल्लाह खुमैनी का भारत से बहुत पुराना नाता था। आयतुल्लाह खुमैनी की जड़ें उत्तर प्रदेश के अवध इलाके से जुड़ी हुई थीं। खुमैनी के दादा अहमद मुसावी हिंदी उनका नाम था, पूरा नाम था अहमद मुसावी हिंदी। वो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के पास किंतूर गांव में पैदा हुए थे। दरअसल खुमैनी के परदादा दीन अली शाह मध्य पूर्व से भारत आकर बाराबंकी में बस गए थे और यहीं पर खुमैनी के दादा अहमद मुसावी का जन्म हुआ। अहमद मुसावी ने अपने नाम के साथ हिंदी जोड़कर भारत से अपना जुड़ाव बनाए रखा। लेकिन 1830 के दशक में अवध के नवाब के साथ वो एक धार्मिक यात्रा पर इराक गए और वहां से वो ईरान के खुमैन गांव में जाकर बस गए। इसलिए एक पीढ़ी के बाद उनके परिवार का सरनेम खुमैनी हो गया। आयतुल्लाह खुमैनी ने जब ईरान के शाह के खिलाफ आवाज़ बुलंद की तो उनके इस भारतीय कनेक्शन को लेकर कई आरोप लगाए गए। शाह पहलवी का समर्थन करने वाले ईरान के सरकारी अखबार में खुमैनी के लिए भारतीय मुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। उन्हें भारतीय मुल्ला कहा जाता था। हालांकि जब सरकारी प्रेस में आयतुल्लाह खुमैनी के खिलाफ ऐसी आपत्तिजनक कहानी छपी तो ईरान के लोग और भी ज़्यादा भड़क उठे, जिसका नतीजा ईरान में क्रांति के रूप में सामने आया। आयतुल्लाह खुमैनी ने पूरे 10 साल तक ईरान पर हुकूमत की। 1989 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसके पहले ही वो अपने उत्तराधिकारी के तौर पर अली खामेनेई को आगे बढ़ा चुके थे। अली खामेनेई आज ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। वो आयतुल्लाह खुमैनी के बेहद करीबी और भरोसेमंद माने जाते थे। 1981 में खुमैनी ने ही खामेनेई को राष्ट्रपति बनवाया था और 1989 में जब आयतुल्लाह खुमैनी की मृत्यु हो गई तो उनके बदले अली खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बनाए गए। आपको बता दें कि ईरान में सुप्रीम लीडर वहाँ के राष्ट्रपति से भी बड़ा पद होता है। राष्ट्रपति को जनता चुनती है, लेकिन ईरान का जो सुप्रीम लीडर है उसका चुनाव वो 88 लोग करते हैं जिन्हें इस्लाम का सबसे बड़ा जानकार माना जाता है। 88 इस्लामिक विद्वानों के समूह को असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स कहा जाता है। इस असेंबली के सदस्यों को हर 8 साल में ईरानी जनता चुनती है, लेकिन पहले उम्मीदवारों कौन होगा, उम्मीदवार के नाम क्या होंगे, इसे तय करने का काम गार्जियन काउंसिल करती है और उसी की रजामंदी से ये नाम चुने जाते हैं। आयतुल्लाह खामेनेई अब तक दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सुप्रीम लीडर के पद के लिए चुना गया है। एक बार चुन लिए जाने के बाद सुप्रीम लीडर ताउम्र आजीवन इस पद पर रह सकता है। ईरान के संविधान के मुताबिक सुप्रीम लीडर को आयतुल्लाह होना जरूरी है, यानी एक वरिष्ठ शिया धार्मिक नेता होना जरूरी होता है। लेकिन जब खामेनेई को चुना गया था तब वो आयतुल्लाह नहीं थे, इसलिए उन्हें सुप्रीम लीडर बनाने के लिए कानूनों में बदलाव किया गया था। तो ये थी ईरान के इस्लामिक क्रांति की कहानी और पूरा सच में। अब वक्त एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे ईरान के लाइव टीवी शो के दौरान न्यूज एंकर पर हुए इजरायली हमले का खौफनाक वायरल वीडियो। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
अधिकार का कागज हाथों में है, पर कानून समझने वाला कोई नहीं। नालसा की जागृति यूनिट सिर्फ कानून की किताबों तक नहीं, लोगों तक ले जाती है। महिलाएं, मजदूर, वृद्ध या बच्चे, हर किसी के लिए कानूनी मदद बस एक फोन कॉल दूर। न्याय सिर्फ कचहरियों में नहीं मिलता, वो मिलता है जागरूकता से। हेल्पलाइन 15100। अपना हक समझिए और न्याय पाइए, बिना डर, बिना देरी। नालसा, न्याय हर घर तक, न्याय सबके लिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और इजराइल ने सोमवार रात तेहरान में ईरान के सरकारी टीवी चैनल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग न्यूज चैनल के ऑफिस पर बमबारी की थी। इस हमले में 3 लोगों की मौत की खबर है और ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने बताया है कि मरने वालों में न्यूज एडिटर नीमा रजबपुर और एक स्टाफ मेंबर भी शामिल है। लेकिन इस इजरायली हमले का जो सबसे खौफनाक वीडियो सामने आया है, उसमें एंकर शहर इमामी टीवी पर लाइव थी और इजराइल की तीखी निंदा कर रही थी। और उसके बाद एक धमाका हुआ और धमाके के बाद एंकर शहर इमामी की घबराहट साफ नजर आती है और कुछ देर बाद ही वो लाइव प्रसारण छोड़कर भागती हुई नजर आती हैं। हालांकि कुछ ही घंटों बाद IRIB ने अपना प्रसारण फिर से शुरू कर दिया और एक बार फिर से बुलेटिन करने शहर इमामी स्क्रीन पर आई। लेकिन आप देखिए वो मंजर जब धमाके के बाद एंकर को लाइव शो छोड़ना पड़ा। شنیدید صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استودیو तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।